चलो बेटा देखो देखो सब्जेक्ट जो हमारा है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर चलूं, तो बेटा सब्जेक्ट आपका पहला सब्जेक्ट जो है, ध्यान से देखना, मैं सारे सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा रहा हूं, पहले एक लिखा रहा हूं बेटा बेसिक इलेक्ट्रिकल। ओके, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये बेटा पहला सब्जेक्ट है आपका, बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है बेटा आपका नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस। ओके, और बेटा मैं जो इन दोनों सब्जेक्ट को ही लेकर चलूंगा साथ में, ठीक है, मैं आपके इन दोनों सब्जेक्ट को लेकर चलूंगा, और इन दोनों ही सब्जेक्ट का अगर मैं प्रीवियस ईयर जो बेटा लास्ट टाइम आई थिंक 2021 में हुआ था, ठीक है, जैसा कि मुझे याद है आपका पेपर ना, तो उसके अंदर बेटा लगभग 20 से 25% वेटेज था इन्हीं दो सब्जेक्ट का। मैं दोनों नहीं बोलूंगा, इसे नेटवर्क एनालिसिस एंड सर्किट थ्योरी लेकर चलूंगा। ये लास्ट ईयर का बेटा ट्रेंड बता रहा हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, अब इसमें यार इतना वेटेज इस सब्जेक्ट का है, अब आप बोलोगे सर क्वेश्चंस का लेवल क्या था। पहले मैं ये आपको ये बता दूं बेटा कि आपका जो पेपर होगा उसका पैटर्न क्या है, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता। बेटा आपको मालूम है ना 300 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स भी 300 ही होंगे। एक बेटा आपका 100 नंबर का आपका जीएस आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स, और बेटा 200 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल के 200 मार्क्स। ओके, ये आपका बेटा पैटर्न है। ओके, जीएस बेटा आपका स्टेट ओरिएंटेड भी होगा, वो तो सब आपको मालूम ही होगा, वो आपको जीएस वाले सर प्रॉपर पढ़ाएंगे, लेकिन मैं टेक्निकल वाले 200 क्वेश्चन की बात करता हूं। और इसके अंदर बेटा, इसके अंदर 200 नंबर में से 20% आपके ये दो सब्जेक्ट ही थे यार। ठीक है, ये तो रहा एक शॉर्ट कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस बेटा ये लिखा मैंने, दो सब्जेक्ट लिखे स्टार्टिंग के, बाकी जो टीचर पढ़ाएंगे आकर डिस्कस करते रहेंगे, और वैसे भी आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वो आपको वहां मेंशन होंगे, लेकिन मैं इन दो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। जो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाएंगे उसकी डेप्थ क्या है और कैसे हमें लेकर चलना है और कैसे क्वेश्चन आ रखे थे। ठीक है, हालांकि हम पढ़ क्यों रहे हैं सब्जेक्ट, इसलिए बेटा बता रहा हूँ। आगे देखो, अब बेटा इन दो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस का लेवल क्या था, वो मैं तब बताऊंगा जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया, उसके बाद में उसी के मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, फिर मैं आपको जो जीपीएससी के अंदर आ रखे हैं क्वेश्चंस, उन्हें आपके सामने लेकर आऊंगा, फिर आप लोग खुद डिसाइड करोगे क्या लेवल था वहां पर। बेटा सारे पीवाईक्यू अगर मैं ही लगवा दूंगा ना, फिर आप जज नहीं कर पाओगे कि आपको कैसा पढ़ाया गया, क्वेश्चंस कैसे आ रहे थे। मैं लेकर आऊंगा आपके सामने, लेकिन उसे सॉल्व आप ही करोगे। उससे पहले मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो कि पूछे जाते हैं, और उससे नया भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा, ध्यान से सुनना, जो जीपीएससी के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम वही कॉन्सेप्ट कवर करेंगे केवल, उसके साथ साथ में उसका जितना भी एरिया होता है, या मैं यूं कहूं बेटा कोई चीज नहीं छोड़ूंगा मैं। इन दो सब्जेक्ट से रिलेटेड जब भी आप एक एक चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद एक भी डाउट नहीं रहेगा आपको। जैसे एक चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर छोड़ो, एक टॉपिक खत्म होगा, आपको उसकी बात समझ में आएगी कि हाँ ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा, इस टॉपिक के सारे न्यूमेरिकल हम लगा रहे हैं। ओके, और एक बात और, गेट या आईईएस से इस एग्जाम को मत देखना, गेट या आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, ओके, उसकी नजर से इस एग्जाम को मत देखना, टोटली डिफरेंट है यार। यार 300 क्वेश्चन आ रहे हैं, गेट के अंदर 65 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आईईएस के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, तो बेटा टोटली डिफरेंट है यार, लेवल भी डिफरेंट है, सिलेबस भी डिफरेंट है। हालांकि सिलेबस तो बेटा अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% सेम है गेट के अकॉर्डिंग, बट आईईएस के अकॉर्डिंग बेटा 70% सिलेबस सेम है, 60 to 70। बट सिलेबस सेम होना ये जरूरी नहीं है कि पेपर का लेवल सेम हो, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। तो किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में कोई भी मिसकंसेप्शन है कि गेट आईएएस के क्वेश्चंस लगाने चाहिए या हमारी बहुत दिनों से तैयारी नहीं है, बेटा सब हटा देना। मैं प्रॉपर सारी चीजें लेकर चलूंगा, कहीं से एक्स्ट्रा कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बुक मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पढ़ोगे, अगर कोई भी डाउट आएगा तब आप क्लियर करना कि सर हाँ हमारे इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, सारे पीवाई को लगेंगे आपके। ओके, एई एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया हुआ होगा पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के, ओके, और सारे प्रैक्टिस मैं यहीं पर कराऊंगा, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बुक खरीदने की जरूरत है अभी तक इन दो सब्जेक्ट के लिए। ठीक, कुलदीप बेटा बताओ ऑडिबल है ना, लैग तो नहीं कर रहा साउंड? नहीं नहीं, ऑडिबल है सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे आपको मालूम है यार, मैं आज देखो यार सीक्वेंस से आप घबराना मत, मैं सीक्वेंस अपने हिसाब से लेकर चलूंगा, जहां से आपका इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है बना रहे पूरे सब्जेक्ट के अंदर।
ओके, तो यहाँ से एक मैंने छोटा सा टॉपिक उठाया, हालांकि उससे पहले मैं बहुत सारी चीजें बताता, लेकिन यार वो आराम आराम से देखना, सारी चीजें मैं यही बताकर चलूंगा। तो पहला हेडिंग यार, पहला चैप्टर आपका ये बेटा सब्जेक्ट है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सर्किट थ्योरी। बेटा सर्किट को मैं सीकेटी लिख के चलूंगा शॉर्टकट में, सर्किट थ्योरी। ओके, और रही बात यार मेरे बारे में बताने की, तो यार वो कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से बात करेंगे, आज थोड़ा टाइम वैसे भी लग गया 2-3 मिनट, धीरे धीरे बात करते रहेंगे। देखो अब इसके अंदर यार सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस लिखा के चलता हूं कि हम कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी बताऊंगा यार। यार किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है ना, पहले तो ये क्लियर करो, बोलो। नीलेश बेटा लैंग्वेज प्रॉब्लम है या कुलदीप बेटा आप बताओ यार, ये बच्चे तो पता नहीं जवाब ही नहीं दे रहे हैं। नो सर, नो सर। एसी नो सर। एनालिसिस, ओके गुड, एसी एनालिसिस। फोर्थ चैप्टर हमारा रहेगा टू पोर्ट, ये अलग से मेंशन है यार, टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क। फिफ्थ चैप्टर रहेगा मैग्नेटिकली, सीक्वेंस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है जब पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। ओके, सिक्स चैप्टर रहेगा मैग्नेटिक मैग्नेटिक सर्किट, सीकेटी मतलब सर्किट। ओके, सेवेंथ चैप्टर रहेगा मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि नाम ये सब्जेक्ट का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सर्किट थ्योरी, दोनों चैप्टर साथ साथ में चलेंगे आप। एट्थ रहेगा आपका, ओके एसी एनालिसिस हो गया है, फिर आगे रहेगा आपका बेसिक्स ऑफ, बेसिक्स ओनली, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आगे बेटा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। और इन टर्म्स का मतलब क्या है वो धीरे धीरे मैं सब बताकर चलूंगा आप लोगों को, टेंशन वाली बात है नहीं। ओके, शायद कोई स्टूडेंट आए हैं, मैं एक बार यार एंट्री दे देता हूँ इन्हें, आज पहली क्लास है इसलिए। हाँ देखो दो बच्चे वेट कर रहे थे, पारस, ओके पारस एंड प्रियंका, प्रियंका या प्रियंका, ओके कोई नहीं यार, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कल से ना थोड़ा टाइमली ही रहना यार, तभी मजा आएगा हमें ना, बीच में थोड़ा भी इंटरप्ट होती है क्लास तो अच्छा नहीं लगता है, कल से टाइम से आएंगे हम लोग। अब देखो टेंथ क्या है यार, टेंथ के अंदर यार मैं मिसलेनियस करके डाल देता हूँ, जैसे मान लो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो अभी जैसे मेरे दिमाग में कोई चीज नहीं आ रही, जैसे आपको भी कोई चैप्टर नहीं आ रहा दिमाग में, मिसलेनियस करके डाल दिया यार, बाद में अगर कोई एक छोटा मोटा टॉपिक याद आएगा तो वो इसमें कवर कर लेंगे। तो बेटा ये 10 टॉपिक हैं जो हमें करके चलने हैं आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सर्किट थ्योरी के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका बेसिक्स टर्मिनोलॉजी एंड लॉज, ठीक है। अब कौन कौन से लॉज हैं यार देख के चलेंगे हम लोग। यार देखना इस नेटवर्क एनालिसिस इस वाले सब्जेक्ट को करके ना आपको फील आएगा यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। मैं कोई भी देखना कितना भी मैं सेंटेंस लिखवाऊंगा ना, या मैं कोई भी लैंग्वेज यूज करूंगा आपको डिलीवर करते टाइम, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि किसी स्टैंडर्ड बुक का कॉपी किया है सर ने या कहीं से कॉपी किया, कभी ऐसा फील नहीं होगा यार।
ठीक है, आप बहुत इंजॉय करोगे। ठीक है यार, इस सब्जेक्ट में इतना ज्यादा फील मुझे भी आता है, क्योंकि और आप लोग भी देखना, मैं अपनी ही लैंग्वेज में से लेकर चलूंगा। तो आज यार मैं छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो कि बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जान है, किरचॉफ्स लॉ। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बाद में आता है, इससे पहले भी कुछ पढ़ाया जाता है। बेटा वो मुझ पर छोड़ दो आप, क्या आता है पहले और क्या बाद में आता है वो मुझ पर छोड़ दो। आप बस ध्यान से देखो यहाँ पे, किरचॉफ्स लॉ। यार कोई बताएगा किरचॉफ्स के कितने लॉ है, कितने नियम है? 4, 5, 6 बताओ। Sir, there is a two laws, KVL and KCL. वेरी गुड। चलो यार, इतना तो मुझे मालूम है कि जीरो लेवल किसी का बच्चे का नहीं है यहाँ पर। केसीएल यार, ओके, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब देखना, यहीं से मैं इतनी चीजें क्लियर करूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग कहोगे सर इतना नहीं पता था हमें इसमें, किरचॉफ्स करंट को शॉर्टकट में यार ऐसे लिख दूंगा ना मैं, चलो यार फुल फॉर्म में लिख देता हूँ आज। तो शॉर्टकट यूज करूंगा मैं पढ़ाते टाइम ना, किरचॉफ करंट लॉ। देखो बेटा, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताने से पहले, देखो यार मेरे पास एक ही एलिमेंट है यार, ये एलिमेंट है, मैंने जिगजैग पैटर्न में बना दिया। एक ये दूसरा एलिमेंट है बेटा, एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट इज ए नोड, NODE, नोड। तो नोड इज ए कॉमन पॉइंट एट विच एट लीस्ट टू सर्किट एलिमेंट और टू ब्रांच आर मीट। ओके, दोबारा सुनना बेटा, नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां कम से कम दो ब्रांचें मिले, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी मिल सकती हैं, लेकिन एट लीस्ट मतलब कम से कम दो मिलनी चाहिए। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है। ठीक है बेटा, बताना जरूरी है ना। देखो, नोड इज ए, आपको सर हेडिंग तो केसीएल डाला बेटा क्योंकि नोड पर लगता है वो, तो नोड के बारे में लिखाना जरूरी है। नोड इज ए कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट एट विच एट लीस्ट, अंडरलाइन कर रहा हूं इस वर्ड को, एट लीस्ट टू एलिमेंट्स आर मीट। ठीक है बेटा, मतलब एटलीस्ट टू एलिमेंट मिलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मिले कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लेकिन कम से कम दो। आप बोलोगे सर एक एलिमेंट ऐसे आ रहा था, एक ऐसे आ रहा था, तो क्या इस ए पॉइंट को मैं नोड बोलूंगा? बिल्कुल बोलोगे यार, जहां दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलेंगे उसे बेटा आप नोड बोलोगे। अब आ गया बेटा जंक्शन। बच्चे पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लेते हैं, यही समझ में नहीं आता यार। जंक्शन इज ए कॉमन पॉइंट। यार कोई बताएगा जंक्शन के बारे में, जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं मेरे साथ, बोलो। है कोई बच्चा जो जंक्शन के बारे में मुझे बता सके? देखो दो बच्चे फिर से आ गए हैं, ये बच्चे, चलो मैं ऐड कर देता हूं उन्हें। कुलदीप बोलो बेटा, व्हाट इज जंक्शन? ठीक है, जंक्शन इज अ कॉमन पॉइंट एट विच एट लीस्ट अंडरलाइन कर दिया, एट लीस्ट थ्री एलिमेंट्स आर मीट। ठीक है बेटा, हाँ यार इसका मतलब ये है कि जंक्शन एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जहां एटलीस्ट थ्री, मतलब तीन या तीन से ज्यादा मिले, और नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां दो या दो से ज्यादा मिले। तो आप कह सकते हो कि ईच जंक्शन इज अ नोड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बताओ बेटा, समझ रहे हो इस बात को? समझते हो चल रहा है यार, बार बार देखो मैं यहां एक बात लिख रहा हूं, इट इज क्लियर दैट each junction
ईच जंक्शन इज ए नोड but converse is not true। यार अब देखो, मैं जितने बच्चे हैं क्लास देख रहे हैं, जैसे मान लो बेटा मैंने बोला एक ही एलिमेंट है यार, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है। अगर बेटा मैं बोलूं आप लोगों को, क्या मैंने ये पॉइंट नाम दिए ए बी सी, ओके, और एक ब्रांच और यहां से निकाल दी इस तरीके से। बताओ बेटा ए क्या है? आप बोलोगे सर ए पॉइंट पर दो एलिमेंट मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसे बोलेंगे नोड। और बी पॉइंट पर कितने मिल रहे हैं सर? दो, तो बी इज ऑल्सो नोड। और सी पर बताओ बेटा कितने मिल रहे हैं? एक दो तीन, तो नोड तो है ही, क्योंकि दो या दो से ज्यादा मिल रहे हैं। और साथ में बेटा एक जंक्शन भी है, क्योंकि तीन तो मिल रहे हैं ना। मैंने बोला बेटा हर एक नोड, ये नोड है देखो, क्योंकि दो एलिमेंट मिल रहे हैं ना बेटा यहाँ पे देखो, तो ये नोड हो गया। बी पॉइंट भी नोड हो गया, लेकिन सी पॉइंट को देखो एक दो तीन एलिमेंट मिल रहे हैं। मैंने ये मानकर चलाऊं कि ये पर्टिकुलर ये जो है ना ये एक एलिमेंट है, ठीक है। पूरा मैंने ना इसे बेटा एक एलिमेंट मानकर चलाऊं मैं, ये पूरा एक एलिमेंट ये वाला, और ये दूसरा एलिमेंट, तो यहाँ बेटा दो ही एलिमेंट तो मिल रहे हैं, तो ए इज द नोड। जहां बेटा दो एटलीस्ट टू एलिमेंट मिले, दैट पॉइंट इज सेट टू बी नोड। और जहां बेटा एटलीस्ट थ्री मिले तो जंक्शन। और आपका होगा सर तीन से ज्यादा मिलेंगे तो तब भी जंक्शन। यार बेटा दो से ज्यादा मिलेंगे तो वो नोड है ही है, तीन से ज्यादा मिलेंगे तो जंक्शन। तो कहने का मतलब यह है अगर कोई भी पॉइंट जंक्शन है तो बाय डिफॉल्ट वो नोड तो है, लेकिन अगर कोई भी पॉइंट नोड है तो वो जंक्शन नहीं हो सकता। 100% श्योरिटी नहीं है। जैसे मान लो यहाँ ए देखो बेटा, ए नोड तो है बट जंक्शन नहीं है, कि तीन मिलने चाहिए ना उसके लिए। यार बताओ इतना क्लियर है बेटा? कंफर्म करो नीलेश, क्या बेटा इतना समझ में आया आपको? नोड और जंक्शन, तभी जाके केसीएल का स्टेटमेंट लिखाऊंगा मैं। संदीप, संदीप बेटा आया समझ में आपको? उर्मी एंड एसपी, इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे से डिफरेंस होते हैं यार, जो बच्चों को परेशान करते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। अब बेटा देखो केसीएल क्या है। अकॉर्डिंग टू केसीएल एट एनी जंक्शन और नोड कह सकते हो, मतलब जंक्शन और नोड में डिफरेंस क्या वो मैंने बता दिया आपको। अकॉर्डिंग टू केसीएल एट एनी जंक्शन, इनकमिंग करंट, बेटा करंट को शॉर्टकट में ना मैं करंट लिखूंगा, इस तरह से लिखूंगा, और वोल्टेज को ऐसे लिखूंगा, सिस्टम को ऐसा लिखूंगा यार, मशीन को ऐसा लिखूंगा, नेटवर्क को ऐसा लिखूंगा। ठीक है, ये समझ जाना आप लोग ना, ये थोड़े मेरे वो है शॉर्टकट है यार, तो वो आप लोग समझ जाना। इनकमिंग करेंट्स इक्वल टू आउटगोइंग करेंट्स। ठीक है बेटा, मतलब जंक्शन पे ही देखना है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है सर, एग्जांपल से समझाते हैं यार। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे मान लो यार ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा यार, जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि कुछ भी हो जाए क्या है, मैं बेसिक से ही लेकर चलूंगा। और लेकिन कुछ ही टाइम में जैसे वो टॉपिक हमारा कंप्लीशन की तरफ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ये थर्ड मान लेते हैं, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट कराने का पर्पज ये है कि जिस बच्चे ने कभी जिंदगी में अगर पढ़ा भी ना हो ध्यान से, इंजीनियरिंग की है तो पढ़ ही रखा होगा फिलहाल, लेकिन जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा हो वो भी सब सीख जाएगा। देखो बेटा ये ए पॉइंट है बेटा, आपको इन करंट्स में रिलेशन बताना है। ए पॉइंट बेटा एक नोड है, तो हम अब की बार तो लिख लेते हैं, देखो अप्लाई केसीएल एट नोड बोलो या जंक्शन कोई दिक्कत नहीं है, ए। अगर बेटा नोड ए पर मैं केसीएल लगाता हूं तो ध्यान से देखो बेटा, जो ए पॉइंट है वहां पर आप ऐसे मार्कर रखो,
या आप फिंगर भी रख सकते हो। तो जो टूवर्ड्स द ए पॉइंट है, मींस जो करंट्स टूवर्ड्स द ए पॉइंट, दैट करंट आर सेट टू बी इनकमिंग। बेटा हम जो देख रहे हैं ना, हम जो देख रहे हैं नोड के या जंक्शन के रेफरेंस में देख रहे हैं कि इनकमिंग कौन सी है और आउटगोइंग कौन सी है। क्लियर? तो ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट इज द जंक्शन योर नोड। अब बेटा इसकी तरफ कौन कौन सी करंट आ रही हैं, दैट करंट्स आर सेट टू बी इनकमिंग करंट फॉर दैट नोड। तो इनकमिंग कौन कौन सी बेटा, I1 प्लस I2 एंड आउटगोइंग I3 एंड I4, दैट द रिलेशन बिटवीन I1, I2, I3 एंड I4 अकॉर्डिंग टू KCL। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल सी बात लग रही है, लेकिन बेटा बस एक डाउट पूछने वाला हूं मैं आप लोगों से, एक कॉन्सेप्ट। क्या आपको यह मालूम हुआ कि इनकमिंग करंट किसे एज्यूम करते हैं और आउटगोइंग करंट किसे एज्यूम करते हैं? बेटा जो नोड जहां आप केसीएल अप्लाई कर रहे हो, जो उस नोड की तरफ करंट आ रही होंगी उन्हें मैं इनकमिंग करंट मानता हूं, और जो उससे बाहर जा रही होंगी मतलब अवे फ्रॉम द नोड, दैट करंट्स आर सेट टू बी आउटगोइंग करंट्स। ओके, ठीक है। कुलदीप बेटा कोई डाउट अभी तक? फाइंड I1 I2, ठीक है, फाइंड I1 एंड I2। बेटा खुद से ट्राई करना पहले। यहां से यार 10 एम्पियर करंट आ रही है, 10 एम्पियर। दिस इज I1, दिस इज 2 एम्पियर एंड दिस इज 3 एम्पियर। दिस इज I2, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 10 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। बताओ बेटा I1 एंड I2 की वैल्यू बता दो। करो, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। करो, आंसर आया किसी का? बोलो, चलो देखो। कुलदीप बेटा आया आंसर? ट्राई करो यार, पहले मैं आप लोगों को टाइम देना चाहता हूं, उसके बाद अभी भी बच्चे आ रहे हैं यार, इन्हें मालूम नहीं था शायद टाइमिंग का ना। ओके, बोलो संदीप। 9 सर 9। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ यार इसे और सही से। चलो देखो, जो भी जिसका आंसर आया है देखो, यहां बेटा इसका सॉल्यूशन करने के लिए, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, इसे मैंने बी नाम दिया। बिल्कुल बेसिक से देखो यार बेटा, सबसे पहले बताओ जो केसीएल होता है वो कहां अप्लाई करते हैं? आपका आंसर होगा सर जंक्शन या नोड। जंक्शन नोड में डिफरेंस क्या है वो तो हमारा क्लियर हो गया, उससे यहां कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन करने का, वो तो एक डिबेट रहता है बच्चों के दिमाग में कि सब जंक्शन क्या है नोड क्या, वो मैंने क्लियर कर दिया यार सीधा। अब बेटा देखो इस नोड पर, तो पहले देखो मैं क्या करता हूं, अप्लाई KCL एट नोड ए। अब ए पर बताओ बेटा इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, इनकमिंग करंट कौन कौन सी है बोलो, इनकमिंग करंट कौन कौन सी है बेटा? एक तो 10 जो इसकी तरफ आ रही है बेटा, कौन कौन आ रहा है इसकी तरफ, ए की तरफ, 10 एंड 2, तो 10 एंड 2 इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग कौन कौन सी है बेटा?
जो इससे दूर जा रही हैं अवे फ्रॉम दैट नोड, I1 एंड 3, तो I1 एंड 3, ओके। तो ये हो गया बेटा 12 इक्वल टू I1 प्लस 3, तो यहां से I1 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3 दैट इज 7 ना, नहीं 9। आई थिंक संदीप का आंसर बिल्कुल ठीक है, संदीप यही बता रहा था। अब बेटा सिमिलरली यहां देखो, अब अभी कंप्लीट थोड़ी ना हुआ क्वेश्चन, आगे देखो बेटा। अब इसी तरीके से मैं अप्लाई कर रहा हूं केसीएल, अप्लाई केसीएल एट नोड बी, और बी पर देखो बेटा इनकमिंग कौन कौन सी करंट है, इधर से 3 आ रहा है तो मैंने 3 लिखा, और कौन कौन आ रहा है इसकी साइड में, 10 भी आ रहा है, ये 1 भी आ रहा है यार, तो 10 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है इक्वल टू, तो ये 10 आ रहा था मतलब इनकमिंग 3, इनकमिंग 1, इनकमिंग बाकी 2, I2 एंड 1 आउटगोइंग, 2 प्लस 1 प्लस I2, तो बेटा 3 एंड 10 13 एंड 1 14 इक्वल टू 3 प्लस I2, तो I2 इक्वल टू 14 माइनस 3। बेटा आप बोलोगे सर बेसिक से लेकर चलो, यार बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा मैं, जो वादा किया है वो निभाएंगे यार। और बाकी देखना जैसे टॉपिक कंप्लीशन की तरफ रहेगा ना, आप पाओगे कि हाँ सर काफी क्वेश्चन हो गए हैं। यार बेटा ये बताओ, अगर किसी भी बच्चे को जो भी क्लास में बैठे हैं इनकमिंग और आउटगोइंग का मतलब क्लियर है, तो समझ लेना केसीएल में और कुछ भी नहीं है। बस ये मानकर चलना कि हर एक नोड मतलब ईच नोड पर हम केसीएल अप्लाई करते हैं। और बेटा एक चीज और, जिस नोड पर केसीएल अप्लाई करते हैं उसी नोड पर इनकमिंग और आउटगोइंग देखते हैं, बाकी नोड पे क्या चल रहा है हमें मतलब नहीं यार। दोबारा सुनना मेरी बात, जिस नोड पर अप्लाई करते हैं केसीएल उसी नोड पर इनकमिंग और आउटगोइंग देखा जाता है, बाकी की नोड से हमें मतलब नहीं कि क्या है। ठीक है बेटा, अब बताओ यार किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो संदीप। संदीप ऑडिबल तो है ना यार, कोई लैग तो नहीं कर रहा ना, बता देना मुझे यार। ऑनलाइन में क्या होता है ना यार, ऑनलाइन में थोड़ा बात करते हुए चलना पड़ता है ना, बच्चों को कभी पता लगा टीचर इधर से बोल रहा है और उधर से बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है। ऑल क्लियर है ना? Yes, sir. All clear. ओके बेटा, इसका आंसर खुद से बनाना। उर्मी बेटा इसका आंसर देना आप लोग ना। देखो ये है 10 एम्पियर, यहां से I1, ये 1 एम्पियर एंड दिस इज 1 एम्पियर, ओके, एंड दिस इज 10 एम्पियर, दिस इज I2, दिस इज I1 एंड दिस इज 1 एम्पियर। बताओ बेटा, आपको I1 और I2 बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जल्दी करो यार, अब तो आपको बच्चों वाला सवाल लगना चाहिए एकदम ये, और यही मैं चाहता हूं यार। कॉन्सेप्ट बताने के बाद में मैं आपसे ही क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरी है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो इंप्लीमेंट करो, साबित करो कि हाँ सर हमारे समझ में ऐसा आ गया है। अब देखो आपने इसी जैसा कोई क्वेश्चन कराया था और हमारा आंसर ये है, उसके बाद देखना कितना कॉन्फिडेंस आएगा यार। ओके चलो बेटा, जिसका आंसर आ जाए बताना मुझे। देखो अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं, यहां लिख देता हूं मैं फाइंड, हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड I1 एंड I2। ओके देखो बेटा, अब यह सॉल्यूशन करते टाइम जिनका आंसर आ गया होगा वो मैच करना यार, और फिर मुझे बताना कि हाँ क्लियर है या नहीं। देखो इसे मैं ए नोड मान लेता हूँ, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ना, ब्लू कर लेता हूँ। इसे मैंने ए नोड माना यार, इसे बी माना। आप बोलोगे सर इन्हीं पॉइंट को आप ए और बी क्यों एज्यूम कर रहे हो? बेटा क्योंकि नोड ही ये हैं, हर एक नोड पर लगा दो केसीएल। तो अप्लाई केसीएल एट नोड
एट नोड ए। करते हैं बेटा। इनकमिंग करंट कौन कौन सी है बताओ कोई बच्चा जरा, कोई भी स्टूडेंट बताए मुझे कि ए पॉइंट पर इनकमिंग करंट कौन कौन सी दिख रही है आपको, बोलो। है कोई 10 बच्चा क्लास? ampere, 1 ampere and 1 ampere. बोलो बोलो बेटा। 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर एंड 10 ampere. 10 एम्पियर। वेरी गुड। और आउट गोइंग? Only I1, sir. ओनली I1। I1 और बेटा ये 10 नहीं है? हाँ, sorry sir, 10 ampere also. I1 कोई नहीं, हो जाता है। अब बेटा इस 10 से 10 खत्म कर दो तो I1 कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक है, तो I1 की वैल्यू आ गई यार। इसी तरीके से I2 फाइंड करो। एसपी एंड संदीप करो फाइंड यार। सिमिलरली अप्लाई KCL एट नोड बी। बेटा देखो यहां पर इनकमिंग कौन कौन सी है बताओ एक बार, कोई बच्चा आकर बताओ कि हाँ सर देखो इस पॉइंट पर इनकमिंग बता दो यार मुझे, कोई भी स्टूडेंट। एसपी बेटा बताओ। बी पॉइंट पर इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट। बेटा इनकमिंग कितनी है देखो, इसकी तरफ जो आ रही होंगी ना, मतलब टुवर्ड्स द पॉइंट बी दैट इज इनकमिंग, तो बेटा 10 आ रही है देखो। और आउटगोइंग कितनी है बेटा? सारी आउटगोइंग है। I2 प्लस I1 प्लस दिस वन। अब बेटा I1 की वैल्यू देखो, यहां से हम इस वाली नोट से फाइंड कर चुके हैं। I1 कितना आया था? 2। तो रख दो बेटा I10 इक्वल टू I2। I1 की वैल्यू इधर से देखो 2 एम्पियर प्लस 1। तो बेटा यहां से I2 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3 दैट इज 7 एम्पियर। यार बोलो बेटा KCL के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आप लोगों को? जल्दी बताओ मुझे कि हाँ सर क्लियर है। किसी भी बच्चे को KCL में कोई डाउट कि हाँ सर हमें इनकमिंग करंट पता लग गया है, आउटगोइंग करंट कैसे देखते हैं ये पता लग गया है, और हर एक नोड पर मैंने क्या बताया आपको, हर एक नोड पर इनकमिंग करंट का सम इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम। यार अब ये लिखाना तो जरूरी नहीं है कि सम, बेटा मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू KCL एट एनी जंक्शन इनकमिंग करंट्स इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, मतलब जितनी करंट वहां आ रही होंगी उतनी ही जा रही होंगी। बोलो बेटा समझ में आया ये उर्मी? Yes sir. क्लियर है ना एकदम? देखो एकदम हाँ क्लियर sir, होना चाहिए। clear. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ना इसी तरीके से। ऐसे ना आप लोग ना रिस्पॉन्ड करते रहो मुझे कि हाँ सर क्लियर है। अगर नहीं समझ में आएगा तो यार मैं और भी बेहतरीन तरीके हैं मेरे पास, मैं अच्छे से समझा सकता हूँ आप लोगों को। बट जिस तरीके से समझ में आ रहा है अच्छी बात है। देखो आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया, सारी चीजें हमने पहले हमने थ्योरी लिखी उसकी, फिर उसके क्वेश्चंस कवर किए। ऐसे ही तो चलना हम लोगों को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नोट लिखता हूँ यार मैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। नोट रिलेटेड टू KCL, मतलब KCL से रिलेटेड बेटा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बेटा एक बात बताओ, क्या आप लोगों को यह फॉर्मूला पता है कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है? बिल्कुल ईमानदारी से बताना, क्या आपको यह फॉर्मूला पता है आज तक कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, हाँ या ना? जवाब दो। यस। ओके गुड गुड। अब बेटा देखो यहां से देखो, ये एक मैंने सर्किट एलिमेंट बनाए, ये करंट है I1, दिस करंट I2, दिस करंट, अच्छा इसे मैं आउटगोइंग ले लेता हूं चलो ना, तब ज्यादा बेहतरीन रहेगा, I3 एंड दिस इज I4। और बेटा ये एक पॉइंट है ए, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। आप ही ने बोला यार कि हाँ सर ये हमें पता है। देखो अप्लाई
KCL एट नोड ए। अगर ए नोड पर मैं KCL अप्लाई करता हूं तो देखो बेटा क्या होगा, इनकमिंग करंट कौन कौन सी दिख रही है आपको, I1 एंड I2। सर ये तो हमें बहुत पहले से पता है बेटा, देखते रहो अभी जरा। और I3 प्लस I4, सर ये भी हमें पता है। चलो क्लियर यार। अब इसे इक्वेशन नंबर में 2 लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब एक बात बताओ बेटा, अब आई इक्वल टू, जैसे एक बात बताओ, जैसे 5:30 PM, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि हम सब ने 5:30 PM पर क्लास ज्वाइन की। जैसे बेटा अभी क्लास के अंदर अगर मैं देख रहा हूं जो, ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहा हूं मैं। जैसे अभी मैं क्लास के अंदर देख पा रहा हूं कि संदीप है, उर्मी है, और ये PDIXI है, और नितिन है फॉर एग्जाम्पल। तो बेटा ये टाइम 5:30 PM तो संदीप के लिए, उर्मी के लिए, नितिन के लिए और मेरे लिए सेम ही है ना। मीन्स कोई भी किसी भी सर्किट में, जैसे मान लो मेरे यहाँ घर में 4-5 वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, लाइंस हैं, तो मैंने बोला 5:30 PM पर किसी इस सिनेरियो के लिए वो टाइम, क्या हर एक एपरेटस या एनीथिंग कि सभी के लिए बेटा टाइम सेम रहेगा? आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर टाइम तो सबके लिए सेम है। इसी तरीके से बेटा जो मेरा टाइम है, मींस जो मैं KCL अप्लाई किया है मैंने, वो जो टाइम है सारे चार्जेस के लिए सेम है। आप बोलोगे सर इस बात से क्या कहना चाह रहे हो? देखो बेटा I इक्वल टू Q अपॉन T, तो I1 इक्वल टू Q1 अपॉन T। यहां मैं T1 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम तो सबके लिए सेम है ना। और I2 इक्वल टू Q2 अपॉन T इक्वल टू बेटा I3 को क्या लिखूं बताओ, I3 अपॉन T। और I4 को क्या लिखूं बेटा, Q4 अपॉन T। अब यहां से एक बात बताओ यार, यहां T कॉमन ले सकते हो क्या आप लोग? आप लोग क्या यहां से T कॉमन ले सकते हो? Yes. आप बोलोगे यस सर हम T कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा Q1, इधर क्या बचेगा Q2, और इधर से भी यार T कॉमन ले सकते हैं, T है। इधर क्या बचेगा बेटा Q3 एंड Q4, बेटा T कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q4। यार बेटा इससे क्या समझे आप लोग? कोई बच्चा ऑडियो पर आकर क्या मुझे समझाएगा कि सर इसका मतलब तो ये है? बताओ। सर चार्जेस इक्वल है बिल्कुल सही तो बात। कनेक्टेड नोड पे। इसका मतलब बेटा यह है किसी नोड पर जितना चार्ज आ रहा है उतना ही जा रहा है, दैट इज इट इंडिकेट्स चार्ज कंजर्वेशन लॉ। तो लिखो बेटा इसी बात पे। यही तो यार, तभी तो कह रहा हूं ना, एक एक बात को प्रूव करता हुआ चलूंगा बेटा। आज तक आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि KCL बेस्ड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन, आज मैंने प्रूफ किया है। और बेटा कहीं भी हो, कोई भी इंटरव्यू हो, कैसा भी हो, आपसे यही क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। और जब मैंने इसरो का इंटरव्यू दिया था तो मुझसे इसरो का इंटरव्यू में यही पूछा था कि प्रूव दैट KCL इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो बेटा तब एक्सप्लेन करना था। ये बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट बच्चा वहां रिलेट नहीं कर पाता यार प्रेशर के अंदर ना। चलो देखो बेटा, हैंस, ये मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसे, इट इज क्लियर फ्रॉम above analysis, it is clear from above analysis that KCL is based on law of conservation of charge। बताओ यार किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो? मैंने यहां से लेकर चला इस पॉइंट को यार, नॉट रिलेटेड टू KCL। KCL से रिलेटेड जो भी खास बातें हैं वो सारे लिखा रहा हूं यार आप लोगों को मैं। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर पहले पॉइंट में किसी भी बच्चे को डाउट है तो ऑडियो पर आ जाओ, ओके, और नहीं डाउट है तो ओके लिख दो यार, चैट बॉक्स में लिखते रहो यार। अगला पॉइंट, KCL is valid
for both DC and AC सर्किट, क्योंकि बेटा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर ही है आपका डीसी एनालिसिस। तो बच्चे इसीलिए परेशान रहते हैं कि जब सर आप एसी पढ़ाओगे तो क्या लॉज अलग हो जाएंगे? ना, क्वांटिटीज अलग होंगी बट लॉज हमेशा सेम होंगे। तो बेटा केसीएल इज वैलिड फॉर बोथ डीसी एंड एसी सर्किट। डीसी का मतलब क्या होता है बेटा? डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। इन टेक्निकल टर्म्स डीसी आर दोज क्वांटिटीज विच do not change with time, but AC are those quantities which change with the time in magnitude as well as direction। ठीक है बेटा, बोलो ये पॉइंट समझ में आया सबको? बेटा डीसी एसी में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा आगे चलकर, इसकी टेंशन मत लेना, बट एसी और डीसी उसके लिए केसीएल वैलिड है। अगला पॉइंट दिखाऊंगा तो बेटा कुछ बच्चों को थोड़ा सरप्राइजिंग फील होगा, कोई नहीं। केसीएल इज valid for both linear and नॉन लीनियर। यहां बच्चे बोलते हैं सर नॉन लीनियर पे कैसे वैलिड है? बेटा ओम्स लॉ थोड़ी ना है। ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर एलिमेंट, बट केसीएल एंड केवीएल दैट इज किरचॉफ्स लॉ आर वैलिड फॉर बोथ लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर। केसीएल इज वैलिड फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट और एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट हो या बेटा नॉन लीनियर हो, दोनों के लिए वैलिड है। आगे चलते हैं, सब बेटा नोट वर्दी पॉइंट है। केसीएल बेटा एक बात आओ, जितने बच्चे यहां मेरे साथ बने हुए हैं, क्या जो मैंने एसीडीसी लिखा के एसीडीसी दोनों के लिए वैलिड है केसीएल? दोबारा सुनो बेटा, मैं बच्चे को ऐड कर देता हूं। मैंने ये कहा जो आपका केसीएल है वो एसीडीसी दोनों के लिए वैलिड है, और मैंने डीसी क्या एसी क्या थोड़ा सा पॉइंट बताकर चला कि किसी बच्चे ने अगर नाम ना सुना हो तो सुन लेगा यार, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया बिल्कुल ग्राउंड लेवल से सिखाऊंगा यार। बिल्कुल मैं ये मानकर चल रहा हूं कि बिल्कुल आप बिल्कुल यार जीरो लेवल पे हो, कुछ नहीं आता, ठीक है? लेकिन जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा सब बेटा आपके क्लियर हो जाएंगी चीजें। ओके, अभी ये बताओ बस मुझे, क्या लीनियर नॉन लीनियर इनसे आप वाकिफ हो, मतलब इनसे अवेयर हो? लीनियर नॉन लीनियर का मतलब क्या है बेटा? लीनियर का मतलब यह है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना, y इक्वल टू एम एक्स यार, स्ट्रेट लाइन ना, ठीक है? अगर वो स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन को फॉलो कर रहा है तो लीनियर, नहीं कर रहा तो नॉन लीनियर यार। बेसिक सी बात है यार, ज्यादा टफ नहीं रखना हम लोगों को। बोलो संदीप, उर्मी एंड नितिन। यार ये ज्योतिष बाद में ज्वाइन किया आपने बेटा, समझ में आया आपको जितना भी पढ़ाया गया अभी तक? कोई डाउट तो नहीं है ना? एसपी डिस्कशन करते हुए चलो, कोई भी दिक्कत आए आप आराम से पूछो कि सर ये चीज दोबारा बताओ, समझ में नहीं आया है। ऐसा थोड़ी ना है कि यार मैं पढ़ाता चला जा रहा हूँ कि बच्चों को समझ में आए या नहीं आए। बेटा कोई भी डाउट है सीधा यहाँ मुझसे डिस्कस करो, क्योंकि अभी जितना ज्यादा डिस्कस करोगे वही ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस का काम करेगा आगे चलकर। आगे देखो, केसीएल इज वैलिड फॉर बोथ टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। ठीक है बेटा? बेटा टाइम वेरिएंट का मतलब क्या है? ऐसे एलिमेंट जो बेटा टाइम डिपेंडेंट है, और बेटा ऐसे एलिमेंट जो टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं उसे टाइम इनवेरिएंट बोला जाता है। ओके बेटा, उसे टाइम इनवेरिएंट बोला जाता है। ठीक है? ओके, अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी चीज है जो टाइम पर डिपेंड ही नहीं करती? टाइम पर तो सभी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है? लेकिन बेटा यहां हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन लेकर चल रहे हैं यार। एजिंग इफेक्ट तो सब में होता है, लेकिन यहां मैं क्या लेकर चल रहा हूं आपको? एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो जो हमारा केसीएल होता है वो टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट दोनों के लिए वैलिड होता है। ओके, अब इन पॉइंट को बेटा जरा 1 मिनट में जरा रिवाइज करो आप लोग, और फिर बताओ मुझे कोई भी डाउट है तो आप लोगों को।
बताओ बेटा, कहीं किसी पॉइंट में कोई डाउट? स्पीड तो नहीं है ना, स्पीड वगैरह या कुछ ज्यादा लैंग्वेज वगैरह का कोई इशू है ऐसा कुछ? क्योंकि यार बेटा आप लोगों की पहली क्लास है, किसी भी तरह से अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे डिस्कस करके चलो मेरे साथ, क्योंकि मैं जो भी चीजें पढ़ाता हूँ 100% वो क्लियर समझ में आती है। बट ये है कि कोई भी आप लोगों को दिक्कत आ रही तो मुझे साथ साथ में बताते हुए चलो आप लोग। बोलो उर्मी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। और ज्यादा स्पीड तो नहीं चल रही है ना? कभी आपको लग रहा हो कि सर स्पीड चल रही है या कुछ ऐसा ना, बाद में बातें करूंगा मैं इस चीज को लेकर ना, कि क्या है, क्या पॉइंट्स हैं, किस तरह से आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो बीच बीच में भी आप बताते हुए चल सकते हो ना। कोई भी पॉइंट अगर आपको लग रहा है कि सर स्पीड ज्यादा है तो बताना, मैं मैनेज कर लूंगा यार, लेकिन उतनी स्पीड नहीं रहती है मेरी ज्यादा। फिलहाल देखो आगे, KCL is valid only for lumped नेटवर्क। NW का मतलब बेटा नेटवर्क है, ओनली वैलिड फॉर लम्प नेटवर्क, बट नॉट वैलिड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड network. What is the meaning of distributed network and lumped network? See here. लाइक बेटा यहाँ मैं बैठा हूं मान लो नैनीताल के अंदर, और बेटा आप गुजरात में हो, ठीक है? और बेटा यहाँ एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये बेटा एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, मान लो मैं मान के चलता हूं कि 1000 किलोमीटर है, ये मैंने जस्ट अपनी तरफ से एज्यूम की है। और बेटा यहां से अगर 10 एम्पियर की करंट फ्लो कराता हूं मैं नैनीताल से आपके गुजरात की तरफ, तो बेटा यार गुजरात में 10 एम्पियर की करंट ही पहुंचेगी? आप बोलोगे नहीं सर, यहां 10 एम्पियर से कम करंट पहुंचेगी। तो बाकी कहां गई यार? लॉस हो गई यार। कभी भी बेटा इनपुट आउटपुट के बराबर थोड़ी ना होता है, जो इनपुट मैंने दिया वही सारा आउटपुट में अगर पहुंच गया तो उसे बोलते हैं एफिशिएंसी 100%, बिकॉज एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर आउटपुट इनपुट के बराबर है तो बेटा 100% एफिशिएंसी, जो कभी नहीं होती किसी मशीन की भी। ओके, इसका मतलब ये है कि सर इतनी लंबी डिस्टेंस के लिए जो क्वांटिटी यहां से चली वो यहां नहीं पहुंची, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहे हैं पैरामीटर। तो बेटा जो पैरामीटर्स करंट और वोल्टेजेस और रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड ऑल डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द लाइन, then these parameters are said to be distributed parameters. And other parameter which do not depends on the distance between two network or between 2 points or between two areas, then these parameters is said to be lumped network. Like मान लो यार आप अपनी कॉपी पे एक सर्किट बनाते हो, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेता हूं मैं यार 0.5 मीटर है यार, आधा मीटर भी कहाँ होगी, बहुत कम होगी यार, चलो मैंने 0.05 मीटर लिया। आपकी कॉपी A4 साइज पेपर जो है, यहां से 10 एम्पियर की करंट चली तो बेटा यहाँ कितनी पहुंचेगी? बेटा 10 ही पहुंचेगी यार। अब बेटा इतनी कम लेंथ में थोड़ा ना इतने लॉसेस होंगे। तो कहने का मतलब ऐसे पैरामीटर्स जो डिस्टेंस पर डिपेंड कर जाएं डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं दैट इज लम्प्ड। बेटा ये मैंने शॉर्टकट में बताया है, आगे चल के जब पावर सिस्टम पढ़ोगे, जब आप वेव मॉडल पढ़ते हो वहां पर जिसके क्वेश्चन आपके जीपीएससी में आ रखे हैं, बेटा वहां जाकर और चीजें क्लियर होंगी आप लोगों की। बट एक छोटा सा आइडिया मैंने आप लोगों को दिया। अब ये बताओ यार, हम यहाँ से बढ़े थे आगे, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ जो बच्चे बाद में जोड़े थे। बेटा यहाँ से मैंने पहले आप लोगों को सिलेबस बताया कि हमने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया है यहाँ से, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क एनालिसिस।
उसके बाद में बेटा ये मैंने सिलेबस लिखा आप लोगों में, टॉपिक लिखे क्या क्या है। उसके बाद बेटा मैंने ये किरचॉफ्स लॉ के अंदर केसीएल पढ़ाना स्टार्ट किया और ये नोड और जंक्शन में डिफरेंस बताया। उसके बाद में केसीएल का स्टेटमेंट बताया। उसके बाद में बेटा ये बताया कि क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं, कैसे इनकमिंग आउटगोइंग देखते हैं। उसके बाद बेटा इस तरह से मैंने एक न्यूमेरिकल और लिया, फिर एक न्यूमेरिकल आप लोगों से करवाने की कोशिश की मैंने प्रीवियस। उसके बाद बेटा यहाँ से मैंने कुछ नॉट रिलेटेड टू केसीएल आपको समझाए कि आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ से मैंने ये प्रूव किया कि बेटा जो आपका केसीएल है इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, ठीक है बेटा, बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो। उसके बाद में मैंने ये वैलिड पॉइंट्स लिखे कि आपके स्टेटमेंट वाइज ना क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेटा इससे आगे ना ध्यान से सुन लेना मेरी बात, इससे आगे कोई भी स्टैंडर्ड बुक कहीं से भी कुछ भी कर लेना, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। जितना भी पॉइंट्स बन सकता था सारा मैं लेकर चल रहा हूं। ऐसे ही बेटा आगे ईच एंड एवरी टॉपिक लेकर चलूंगा मैं, जितना भी लेकर चल रहा हूं सारा इसी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होगा। फिलहाल Hello, sir. बोलो बेटा। Sir, can you please explain lump network again? ओके, see, this is network one, like my place Nainital, and you sitting in Gujarat। और बेटा इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, मैंने अपनी साइड से एज्यूम किया कि 1000 किलोमीटर है। बेटा यहां से 10 एम्पियर की करंट चलेगी तो क्या यहाँ गुजरात में 10 एम्पियर की करंट पहुंचेगी? आप बोलोगे सर नहीं, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो बेटा जो पैरामीटर्स, चाहे वो वोल्टेज हो, करंट हो, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, अगर वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर जाए, मतलब वो एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट ना होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए लेंथ के अकॉर्डिंग, देन दीज टाइप ऑफ पैरामीटर आर सेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, अदरवाइज इट इज सेट टू बी लम्प्ड नेटवर्क। लम्प्ड नेटवर्क का बेटा मैंने छोटा सा एग्जांपल लिखा, जैसे हम सर्किट थ्योरी पढ़ते हैं ना, जैसे हम नेटवर्क वगैरह बनाते हैं अपनी कॉपी पर, जितना भी हम सर्किटरी बनाएंगे तो बेटा जैसे मैं बनाऊंगा कि ये नेटवर्क है, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, तो बेटा वो तो बहुत छोटे छोटे से नेटवर्क है ना यार, उनके बीच में 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस थोड़ी ना है, तो इसलिए बेटा वो लेंथ पर डिपेंड करेंगे नहीं, तो इसलिए वो लम्प्ड नेटवर्क है। तो हम सर्किट थ्योरी के अंदर जितना भी पढ़ते हैं, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, सर्किट सोल्व वगैरह करना, वो सारे लम्प्ड नेटवर्क हैं, तभी तो केसीएल लगा पाऊंगा मैं। अगर लम्प्ड नहीं होते तो केसीएल भी तो नहीं लगा पाता मैं। बोलो बेटा संदीप। Thank you, sir. ओके, ऐसे ही पूछा करो ना यार, देखो किसी बच्चे को जैसे संदीप पूछ रहा है, आई थिंक संदीप ही होगा जो मैं जान रहा हूँ, अगर मान लो संदीप ने ऐसे पूछा, ऐसे किसी बच्चे को डाउट है ना यार, पूछो, मैं सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। अरे यार देखो लाइव क्लास लेने का मतलब ही तो यही है। अब बेटा कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, इसे रिकॉर्डेड देखेंगे, अरे यार बाद में देख लेंगे। यार रिकॉर्डेड देखो, इट इज अ टू वे प्रोसेस। ओके, यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा बेटा, तो आप बिल्कुल ऑडियो पर आकर पूछो, चैट बॉक्स में पूछो, डिस्कस करो जितना भी। अरे सिलेबस तो बेटा हमारे ऊपर है, क्लास का टाइम बढ़ा देंगे यार, लेकिन बेटा कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप पूछो, आप फ्री हो, 10 बार पूछो, जब तक क्लियर ना हो जब तक पूछो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बेटा, हम सेकंड लो, केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज लो। ओके बेटा, इससे पहले बेटा मैं छोटी छोटी बातें लिखूं, बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे केसीएल पढ़ाने से पहले नोड और जंक्शन बताया था ना बेटा, ऐसे ही बेटा थोड़ी सी बातें और बताता हूं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? बोलो संदीप। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने लूप के बारे में बताया। लूप क्या है इसके बारे में लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखो एनी क्लोज पाथ, एनी क्लोज पाथ इन ए इलेक्ट्रिकल circuit is called as
called as loop. ओके, आगे बेटा देखो, आगे मैं बताऊंगा मैश क्या है? स्मॉलेस्ट loop is said to be mesh. Smallest loop is said to be mesh. बोलोगे सर एग्जाम्पल से समझाओ, समझाता हूं ना यार। जैसे मान लो बेटा मैंने इस तरह से एक सर्किट बनाया, अभी घबराना मत इस सर्किट को देखकर, ये V1 वोल्टेज है यार, यहां मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लिखा, या इसी भी मैं वैल्यू ही असाइन कर देता हूं। यहां बेटा 2 वोल्ट है, और यहां 1 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके बाद बेटा ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज सोर्स और मान लो 10 वोल्ट का। अभी कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं यार, समझो पहले। देखो बेटा, अब बेटा अगर मैं इसमें बोलूं, जैसे आप लोग बताओ इसमें लूप कितने दिख रहे हैं आपको? पहले सारे बच्चे इसे देखकर ये बताओ कि हाँ सर इसमें इतने लूप हैं। बोलो कितने लूप दिख रहे हैं आप लोगों को? अब देखो कुछ बच्चे जो है ना यार, यहाँ से ज्वाइन तो किए थे और लेफ्ट कर गए यार, कोई नहीं, वो शायद चेक करने आएंगे क्या चल रहा है, बट कोई नहीं यार। ओके, बताओ यार कितने लूप दिख रहे हैं आपको? दो सर। हाँ, एक बच्चे ने बोला 2, जो कि पूरी तरह गलत तो नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि किस तरीके से देखने हैं। देखो मान लो बेटा एक बंदा यहां से चला और यहीं पहुंच गया, तो एक लूप तो ये बन गया बेटा, और दूसरा बंदा मान लो यहां से चला और इस तरीके से एक क्लोज पाथ ये वाला बन गया यार दूसरा। लेकिन क्या बेटा एक लूप ये नहीं बन सकता कि आप बाहर बाहर ऐसे चलो और ऐसे आ जाओ? बोलो, तो बेटा इसमें लूप कितने हैं? लूप है बेटा इसमें 2। कितने लूप? हाँ सॉरी, हाँ 3। 2 तो बेटा जो अभी बोला था मेरा वही ध्यान पर चला गया। बेटा इसमें लूप कितने हैं? 3। और बेटा देखो क्या है यहाँ पे, तो कोई भी क्लोज पाथ हो बेटा वो लूप की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं बेटा मैश के बारे में, बात करते हैं। अब चलो बेटा एक बात बताओ, जैसे मान लो एक लूप ये है यार, ये लूप लिया मैंने, लूप नंबर 1। क्या बेटा इस लूप के अंदर कोई दूसरा लूप आ सकता है क्या? बताओ, जो लूप मैंने इंडिकेट किया है, क्या इस लूप के अंदर, पर्टिकुलर इस लूप के अंदर बात कर रहा हूं मैं, क्या कोई दूसरा लूप आ सकता है? आप बोलोगे नहीं, ये छोटे से छोटा लूप है सर। मैं कह सकता हूं ऐसा लूप जिसमें फर्दर लूप ना बन पाए, दैट इज मैश। तो बेटा दिस इज द मैश। आगे बात करता हूं, इसे मिटा देता हूं, चलो मिटा दिया। अब बात करता हूं बेटा, यहां से चला यहीं पहुंचा इस तरीके से, ये मान लो एक दूसरा लूप बन गया। क्या इसके अंदर कोई दूसरा लूप बन सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर इसके अंदर एक ही लूप तो है ये, तो ये भी बेटा मैश है। चलो अब बात करते हैं असली वाली। मैं यहां से चला, बाहर बाहर आया, ऐसे करके आया और यहीं पहुंच गया, दैट इज लूप। लेकिन क्या बेटा इस बड़े वाले लूप के अंदर कोई दूसरा लूप बन सकता है क्या? बोलो, क्या इस बड़े वाले लूप के अंदर कोई दूसरा लूप पॉसिबल है? मे बी। यस, 100% बेटा, 100% में भी नहीं। देखो एक तो ये वाला लूप है और एक ये वाला लूप है, तो 2 लूप बन नहीं सकते इसके अंदर? बन सकते हैं। तो बेटा जो बड़ा वाला लूप है, बिगर लूप है, आउटर लूप है, दिस इज द लूप बट नॉट मैश, बिकॉज इट नॉट ए स्मॉलेस्ट लूप, it further divided into multiple loops,
मीन्स बेटा किसी लूप में, बेटा स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री ना, कि सबसे छोटा, मतलब उससे छोटा कोई ना हो, मतलब उसके अंदर कोई ना बन पाए, अब दैट इज मैश। और बेटा ऐसा लूप जिसके अंदर दोबारा कोई लूप प्रेजेंट हो, दैट इज लूप नॉट मैश। बोलो, इट इज क्लियर और नॉट? क्लियर। दोबारा सुनो यार बेटा, बेटा दिस इज द लूप एंड ऑल्सो मैश, बिकॉज एनी क्लोज पाथ इज द लूप, बट जिस लूप के अंदर कोई दूसरा लूप ना हो दैट इज मैश। तो ये मैश भी है, लूप भी है, और ये बेटा लूप भी है और मैश भी है। लेकिन बाहर वाला जो बना रहे हो, तो ये लूप तो है बट मैश नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो लूप और आ रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात? 1 2 एंड ये 3। तो बेटा 1 इज द लूप एंड मैश ऑल्सो, सेकेंड लूप एंड मैश ऑल्सो, थर्ड बेटा लूप एंड मैश है या नहीं बताओ? मैश नहीं है, ठीक है बेटा, बिकॉज इज कंटेन एनी अदर लूप। यार पहले ये बता दो यार कि लूप और मैश की डेफिनेशन क्लियर हुई? अब बेटा पढ़ो इसे, ये दोनों डेफिनेशन पढ़ो पहले, ठीक है। एनी क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड एज लूप एंड स्मॉलेस्ट लूप इज सेड टू बी मैश। अब बेटा उसके बाद मैंने एग्जांपल से समझाया, क्या आप लोग समझ पाए इस बात को? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लो मुझसे यार, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। बोलो। क्लियर है संदीप? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, इट इज क्लियर फ्रॉम above analysis that every mesh is a loop but converse is not true, is not true। कन्वर्स का मतलब बेटा हर एक मैश एक लूप होता है, लेकिन हर एक लूप एक मैश हो जाए ये जरूरी नहीं है यार। जैसे देखो ये बाहर वाला जो बिगर एक लूप है, लेकिन ये मैश है क्या? नहीं। लेकिन ये अंदर वाले जो दो बनाए ये मैश भी हैं और इन्हें लूप भी कह सकते हैं यार, क्योंकि लूप की डेफिनेशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। स्मॉलेस्ट लूप इज सेड टू बी मैश। ओके बेटा, मतलब ऐसा लूप जिसके अंदर फर्दर लूप ना बन पाए। यार क्या समझ पाए इस बात को? चैट बॉक्स में लिख दो यार, चैट बॉक्स में इस बात को लिख दो कि हाँ सर क्लियर है एकदम, तब मैं आगे बढ़ता हूं यार। क्योंकि यही बात अगर बच्चों को समझ में नहीं आएगी तो फिर केवीएल केसीएल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यार मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं कि जहां आप लोगों को दिक्कत आए, ठीक है। यार बताओ जरा, नितिन बेटा, नितिन और ज्योतिष एंड निर्मित सोलंकी, निर्मित सोलंकी, उसके बाद एसपी कुलदीप शर्मा, नहीं कुलदीप सिंह, ओके कुलदीप सिंह, कुलदीप कुलदीप सिंह है आई थिंक। क्लियर है ना ये? हाँ बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वैसे। यार देखो यही रिस्पॉन्स चाहिए मुझे ना, जैसे आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ मैं आपको ऐसा बता दूं कि सारा आपके दिमाग में जाए। बेटा उसी तरीके से ना आप लोग भी ना, जो भी चीज जैसे मैं पूछता हूँ कि बेटा समझ में आया तो हाँ, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं यार, दोबारा बताऊंगा। यस सर अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ना, हम केवीएल की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद देखना मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपके एग्जाम में आऊंगा ना,
यही तो मेरा अप्रोच है यार, ये पहले कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद में देखना सारे न्यूमेरिकल आप लगा लोगे यार। और 2 आवर की हमारी क्लास चलेगी। ये बच्चा कौन आया यार, ये इतना लेट जो आते हैं ना, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का वो चीजें रहती हैं यार। ठीक है, कोई नहीं, कल से हम थोड़ा फिक्स कर देंगे इस चीज को। अभी तो आज हमारी पहली क्लास थी, अब वो गायब ही हो गया यार। अच्छा है, ये 1+ है यार। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाता है। और कल से बेटा शार्प 5:30 पे प्रेजेंट रहना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब यार केबीएल पढ़ा रहे हैं तो केबीएल के स्टेटमेंट तो लिख लेना यार। बड़ा ही यहाँ पे आपको मजा आएगा ऐसा करने के लिए ना। अगर आपने पहले से कोई कन्वेंशन नहीं सीखा है ना, तो मैं अपना ही कन्वेंशन बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू केवीएल, द algebraic sum of all the voltages around any closed path is always zero बेटा। दिस इज द स्टेटमेंट। अब बेटा लूप क्या होता है, मैश क्या होता है, वो मैं बता चुका हूँ। According to KVL, the algebraic sum of all the voltages around any closed path is always 0. अब बेटा algebraic sum का मतलब क्या होता है, इधर देखो। जैसे मान लो एक बॉक्स है, ये -2, 3 और 5 इतने नंबर हैं, तो बेटा algebraic sum का मतलब क्या होता है वो देखो पहले। algebraic sum का मतलब होता है बेटा ऐड विद साइन। ओके, तो ऐड कर दो बेटा। 5 + 3 + -2 तो कितना आएगा, 5 और 3 8, तो 6 आएगा। तो ये है बेटा अलजेब्रिक सम का मतलब। हालांकि इसका हमारा केवीएल से कोई लेना देना है नहीं, बट मैंने जस्ट ये वर्ड आया ना यहाँ पे अलजेब्रिक, तो इसलिए मैंने एक चीज बताई। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है बेटा साइन के साथ ऐड कर दो बस, डायरेक्शन वगैरह मत लो। एक होता है वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब बेटा हम उसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ ऐड करते हैं। जो आपने सुना होगा ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर a एंड b, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी। ये सब बेटा फिजिक्स की बातें हैं जो आपने कर रखी होंगी, नहीं भी कर रखी तो जितना टेक्निकल में यूज होगा मैं सब बताऊंगा। चलो बेटा ये तो पता लगा हमें अकॉर्डिंग टू, अच्छा केवीएल स्टेटमेंट। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। बेटा देखो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। अगर यार रेजिस्टेंस क्या होता है, सब बच्चा जानता है यार, कोरिया का। ये एक रेजिस्टेंस है और इसमें एक करंट फ्लो हो रही है यार, मान लेता हूं 2 एम्पियर की, या आई एम्पियर ले लेता हूं भी, सिंपल ना। तो बेटा करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर, सबको पता है ये बात कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो होती है। आप बोलोगे सर हमेशा, बेटा डीसी पढ़ा रहा हूं, डीसी के अंदर हमेशा, यूपीएससी के अंदर पूछा था इंटरव्यू के अंदर मुझसे क्वेश्चन कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यस, इन डीसी। एसी के अंदर क्या होता है बेटा, एंगल मैटर कर जाता है। जब एसी पढ़ाऊंगा तो साबित करूंगा उस चीज को कि वोल्टेज अगर एक एंड का कम है दूसरे का ज्यादा है तो कम से ज्यादा की तरफ भी करंट फ्लो होती है। बट दिस इज अनदर कंसेप्ट है यार, एंगल। एसी के अंदर मैग्नीट्यूड नहीं देखते, केवल उसका एंगल भी देखते हैं। तो एसी की बात एसी के अंदर करेंगे, आज हम डीसी पढ़ रहे हैं। तो डीसी के अंदर करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो तो बेटा ये क्या आपका प्लस टर्मिनल, ये है माइनस, और इसके अक्रॉस मान लो वोल्टेज वी है यार, तो आप V इक्वल टू कैसे लिखते हो बेटा, IR। V इक्वल टू IR। ओके बेटा, क्लियर। इसी तरीके से
यार हमेशा याद रखना, करंट करंट जिस टर्मिनल में एंटर करेगी रेजिस्टेंस में उसे प्लस मार्क करेंगे, जहां से लीव करेगी उसे माइनस मार्क करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को ना, कुछ क्वेश्चन कराता हूं। देखो, फाइंड Vx बताना है। यार उर्मी एक बार आप ये बता दो जरा कि ऑडिबल है ना, लैग तो नहीं कर रहा साउंड ना, जिससे मुझे ये बना रहे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ये आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। ठीक है, बीच बीच में ये डिस्कशन करते हुए चलेंगे हम लोग ना। ऑडिबल है सर। ओके ओके, थैंक यू। चलो अब देखते हैं इधर, एक वोल्टेज सोर्स को ऐसा दिखाते हैं बेटा, बड़े टर्मिनल का मतलब प्लस, छोटे का मतलब माइनस। ये सब बच्चा बच्चा जानता होगा यार इलेक्ट्रिकल के अंदर, बिल्कुल जानते हैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी है यार, और ये मेरा कन्वेंशन है यार, आपको जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। ये 30 वोल्ट की बैटरी है, और ये बेटा Vx है, और यहां बेटा एक बैटरी और लगा देता हूं मैं 2 वोल्ट की। क्या किसी बच्चे को डाउट है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ बच्चा कोई पूछना चाह रहा है। अगर है बेटा तो आ जाओ मेरे सामने, सामने मतलब ऑडियो पर आ जाओ और मुझसे डिस्कस कर लो। चलो अब बेटा एक बात बताओ, अगर किसी वोल्टेज सोर्स को मैंने ऐसा दिखाया है तो क्या इसे मैं ऐसा भी दिखा सकता हूं, इधर प्लस इधर माइनस? इन दोनों का मतलब एक ही है बेटा, इसे ऐसे बॉक्स के अंदर भी बंद कर सकता है और ऐसे भी, दोनों बेटा सेम चीज है। वो प्लस माइनस ऐसे लिखकर भी दे सकता है वोल्टेज सोर्स के लिए, वो ऐसे भी दे सकता है आपको। एक बड़े टर्मिनल का मतलब होता है बेटा प्लस, छोटे टर्मिनल का मतलब होता है माइनस। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आप तो सर इतना बेसिक सा पढ़ाओगे? बेटा बिल्कुल पढ़ाऊंगा, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है। ठीक है, मैं बेटा ऐसा बोल नहीं रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, मैं मान कर चल रहा हूं। ठीक है, तभी तो आपको सारे कॉन्सेप्ट में दे पाऊंगा, वरना मैं बोलूं कि नीतीश को तो इतना आता है, ठीक है, कुलदीप को इतना आता है, ठीक है, उर्मी को इतना आता है। तो बेटा ऐसा अगर हर बच्चे के हिसाब से लेकर चलने लगा तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? तो मैं सारा सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा जितना भी है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। और बेटा अभी तक आपने पाया होगा कि कोई भी डिफिकल्ट लैंग्वेज में यूज नहीं कर रहा हूं पढ़ाते हुए। फिर भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो बेटा डिस्कस करो मेरे साथ कि सर ये चीज मुझे समझनी है फिलहाल। अब बेटा मुझे Vx बताना, मैं सॉल्यूशन करता हूं इसका। ठीक है, अच्छा आप लोग ट्राई करोगे? आप लोग ट्राई करो, चलो 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं आप लोगों के लिए। 1 मिनट का टाइम बेटा मैंने आप लोगों के लिए दिया, ट्राई करो और मुझे बताओ। अच्छा किसी बच्चे ने चैट बॉक्स में लिखा है शायद आंसर, मैं देख लेता हूं। -18। अच्छा एक बच्चे ने लिखा 38, बाकी बच्चे? अच्छा आप कितना बोल रहे हो उर्मी? -18। अच्छा -18, 18 ना? हाँ सर। देखते हैं बेटा, बाकी देखो अभी तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो। अभी आप क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट कर, एक्यूरेसी की तरफ कम और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो। देखो बेटा मेरी बात सुनो, बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक्ट्स एज ए प्रेशर। ठीक है, एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रिक प्रेशर। बेटा जैसा आपको पता विंड, विंड का जो फ्लो होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर होता है। ऐसी बेटा अगर हमारी करंट के बारे में पूछा जाए तो हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर से लोअर इलेक्ट्रिकल प्रेशर की तरफ होगा। हेयर इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ए वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा इस पूरे सर्किट में
सबसे ज्यादा वोल्टेज आपको कौन सा दिख रहा है? ये वाला। इसका माइनस इधर है, प्लस इधर है, तो प्लस से बेटा एक करंट निकाल दो इस तरीके से, और बेटा यहां से चलना स्टार्ट करो। हमेशा बड़े वाले वोल्टेज को सेलेक्ट कर लिया करो इस तरीके से। ये चलने की डायरेक्शन है बेटा। अब देखो अप्लाई केवल, जो रेड कलर से मैं कर रहा हूं वो सॉल्यूशन कर रहा हूं यार। आप सॉल्यूशन करते टाइम दोबारा सर्किट बनाया करो। अप्लाई केसीएल लिख रहा हूं यार मैं। अब तो हमारा केसीएल तो खत्म हो गया ना, अब तो केवीएल है ना। केवीएल देखो बेटा, आप यहां माइनस से प्लस चल रहे हो, तो मेरी एक टर्मिनोलॉजी है यार जो आपको बहुत हेल्प करेगी। जहां से हम चलते हैं ना, जहां से चलते हैं वहां का साइन लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को इंग्लिश में आता हो तो इंग्लिश में लिख लेना, लेते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल वर्ड्स में लिख दिया। आपको सर याद करा रहे हो? नहीं बेटा, एक कन्वेंशन होता है ना यार, कोई कन्वेंशन तो यूज करके चलोगे ना यार। इससे पहले से आती है अच्छी चीज है, लेकिन ये बेटा बस एक चीज याद कर लेना यहाँ पे, मेरे कहने से कन्वेंशन है ये। तो बेटा देखो, हम माइनस से प्लस चल रहे हैं, तो माइनस का साइन कितना वोल्टेज है? वोल्टेज। क्योंकि बेटा हम केवीएल के अंदर क्या लिखते हैं? वोल्टेज ही तो लिखते हैं मेरे बच्चों। ओके, बेटा देखो आगे चले, प्लस से माइनस, तो कहां से चल रहे हैं? प्लस से, तो प्लस का वीएक्स। आगे देखो, प्लस से चल रहे हैं, प्लस से माइनस, तो कहां से चल रहे हैं? प्लस से माइनस, मतलब प्लस से, तो प्लस का 2। आगे बढ़े, आगे बताओ क्या लिखूंगा बेटा? -10 या +10? बताओ अगर समझ पा रहे हो तो। -10 या +10? -10 इक्वल टू 0 बेटा। दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस अराउंड क्लोज पाथ। बेटा सोल्व करते हैं। -10 -30 -10 -40 +2 + Vx इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा Vx कितना आ जाएगा? 38। सही बात है, एक बच्चे ने आंसर भी दिया था शायद, 38। बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा ऑडियो पर आ जाना। तो यही तो है ना यार। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आप लोगों को। ये रेजिस्टेंस है। अभी मैं सिंपल सर्किट बना रहा हूं यार आप लोगों के लिए ना, बहुत ही सिंपल केवीएल केस है ये बेटा। ये बेटा आपका 10 वोल्ट का सोर्स है, 2 ओम, ये 3 ओम। और बेटा यहां मुझे बतानी है करंट इन ईच रजिस्टर। ठीक है बेटा, देखो बहुत ही सिंपल सा अप्रोच लेकर चलूंगा बेटा। जो भी वोल्टेज सोर्स होगा बेटा, वहां से क्या करोगे? एक हाइपोथेटिकल करंट एज्यूम कर लो। अब इस करंट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में प्लस इधर लिखोगे, माइनस इधर, यार प्लस इधर माइनस इधर। अब एक चलने की डायरेक्शन ले लो, मान लो मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे करके, तो अप्लाई केवीएल बेटा। हालांकि ये केवीएल के बिना भी हो सकता है, लेकिन मैं बेसिक से बता रहा हूं अभी सारी चीजें। अप्लाई केवीएल, तो बेटा केवीएल अप्लाई करोगे तो देखो माइनस से प्लस, तो माइनस का 10। आगे देखो प्लस से माइनस प्लस, और बेटा यहाँ वोल्टेज कैसे लिखोगे? I इंटू आर ना, V इक्वल टू आई आर होता है ना बेटा। तो आई आर करंट है, I रेजिस्टेंस है 2, तो आई आर करोगे तो 2i आ जाएगा। आगे बताओ, प्लस से माइनस प्लस 3i इक्वल टू 0। तो बेटा कितना आ जाएगा? 2 and 3 5i इक्वल टू 10। तो I इक्वल टू बेटा 2 एम्पियर। तो यहां से I कितना आ गया? 2 एम्पियर। और बेटा यहां से I करंट निकली सप्लाई से 2 एम, और ये 2 और 3 तो बेटा इन दोनों में करंट सेम है। करंट सेम है मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है ये। 2 ओम और 3 ओम क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन ना, क्योंकि करंट सेम है बेटा। अब बेटा ये करंट फाइंड करने में किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? बेटा इसे मैं ऐसा भी लिख सकता था, अगर एक सिंपल लूप है। यार पहले यहां तक बताओ, किसी बच्चे को डाउट तो ऑडियो पर आ जाओ। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखो सिंपल लूप फॉर सिंगल लूप। अगर एक सिंगल लूप है तो I इक्वल टू बेटा V अपॉन R टोटल। जैसे यहां मुझे I फाइंड करना होता तो V कितना था? 10, R टोटल कितना था? 2 + 3 इक्वल टू कितना? 5।
तो कितना आ जाता है बेटा 2 एम्पियर, सिंपल यार। ओके, ये है बेटा आपका करंट इस सर्किट में। आगे देखो बेटा, अगर मुझे वोल्टेज ड्रॉप पूछा जाता, यार बेटा पहले इतना बताओ कोई दिक्कत है इस सर्किट में? यार सिंपल से सर्किट बिल्कुल जीरो लेवल से। आप बोलोगे ना सर कितने लेवल का क्वेश्चन है, जीरो लेवल का यार। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को दिक्कत है तो मुझसे डिस्कस कर लो आप लोग। बेसिक स्टार्ट किया, अभी देखना थोड़ी देर के बाद में आप कितना कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर इतना समझ में आ रहा तो, इतना भी नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं और स्लो हो जाऊंगा या और बेहतरीन तरीके से समझा कर चलूंगा। कुलदीप बेटा ठीक है ना इतना? इससे ज्यादा स्लो जाकर भी बहुत कम हो जाएगा ना यार। उर्मी बेटा ठीक है ना इतना? हाँ सर। अब आगे देखो यार, अगला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको इसी तरीके से। देखो, फाइंड द, आपको वो सर ये तो सेम ही है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम एंड 3 ओम बेटा। और सर्किट सेम है यार, सर्किट सेम है। यहां से कुछ चीजें और बताना चाह रहा हूं मैं। ये है बेटा सर्किट, ये 2 ओम है, ये है 3 ओम, और ये बेटा 10 वोल्ट था। देखो सर्किट में करंट तो हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं। सर्किट में बेटा देखो, अगर मान लो, सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा अब मैं, सॉल्यूशन देखो, करंट CYN का मतलब करंट इन द सर्किट, ये तो बेटा हम फाइंड कर चुके हैं V/R टोटल। अगर सिंगल लूप और KVL से कैसा आता वो भी देख चुके हैं। तो कितना आ गया था बेटा 2 एम्पियर। आगे देखो बेटा, अगर किसी रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो हो रही है, प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं हम लोग, प्लस माइनस ऐसे लिखते हैं। इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे लिखते हैं मेरे बच्चों बताओ? V = IR, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप। एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था आप लोगों का, क्या कि वोल्टेज ड्रॉप किस किस बात पर डिपेंड करता है? बताओ बेटा, वोल्टेज ड्रॉप किस किस बात पर डिपेंड करता है? बेटा वोल्टेज ड्रॉप करंट और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है डीसी के लिए। ठीक है, अगर मान लो आई अगर ज्यादा होगा तब भी वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तब भी वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है। लेकिन एक बात आओ, यहां से बेटा हमने करंट फाइंड कर लिया। मैं अगली स्लाइड पर चलता हूं, इस सर्किट को मैं दोबारा बना रहा हूं बेटा। ये 2 ओम है, अभी देखा, ये 3 ओम है, और यहां एक सप्लाई लगी है 10 वोल्ट की। कितनी करंट जा रही है बेटा 2 एम्पियर। अब मान लेता हूं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया वो V1 है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया वो V2 है। तो बेटा V1 कैसे निकालोगे? वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू IR। तो यहाँ की करंट कितनी है I, रेजिस्टेंस कितना R1, करंट कितनी आई है 2 एम्पियर, पीछे सोल्व किया, R1 कितना 2, तो 2 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। सिमिलरली बेटा V2 देखो, V2 = I × R2, करंट तो सेम है ना दोनों में, इसलिए I, यहाँ I1 I2 इसलिए नहीं लिखा, करंट तो दोनों में सेम है। तो बेटा यहाँ की करंट बताओ कितनी है, 2 2 लिखा, रेजिस्टेंस कितना 3, तो कितना है बेटा 6 वोल्ट। ओके बोलो यार, इट इज क्लियर दैट V सप्लाई इक्वल टू V1 + V2। मतलब जितना ड्रॉप हो रहा है, देखो सप्लाई वोल्टेज कितना 10, और ड्रॉप कितना हो रहा था पहले 4 वोल्ट का, अगले वाले में 6 वोल्ट का, तो 4 और 6 कितना 10, और वही सप्लाई का है यार। मतलब सप्लाई का जितना वोल्टेज होगा वो रेजिस्टेंस के अंदर सारा ड्रॉप हो जाएगा। इसे कहते हैं बेटा वोल्टेज कंजर्वेशन। ओके, इसे कहते हैं बेटा कि जो सप्लाई का वोल्टेज है वही क्या हो गया आपका, ड्रॉप हो गया ईच रेजिस्टेंस में। बोलो यार यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी। अब आप बोलोगे सर कोई बड़ा सा क्वेश्चन कराओ, बिल्कुल यार। फाइंड द, यार एंजॉय कर रहे हो आप लोग या नहीं, या बोरिंग लग रहा है? फाइंड द वोल्टेज
ड्रॉ across all the resistances। चलो बेटा करते हैं। ये 2 ओम है, चलो ये बाद में लिखता हूं मैं। ये है, ये 1 ओम है बेटा, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। और जो सप्लाई का वोल्टेज है बेटा वो 100 है। ठीक है, जो सप्लाई का वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है। करो बेटा इसे जरा, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बता दो बेटा कितना आएगा, जल्दी बताओ यार। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो बेटा बिल्कुल सारे बच्चे बताओ। इसे मैं दोनों मेथड से बताऊंगा यार, इसे मैं 2 मेथड से बताऊंगा। पहला तो वो बताऊंगा जो कि बेसिक है केवीएल केसीएल। ठीक है, चलो बताता हूं मैं। और किसी का आंसर आ जाए तो 1 मिनट का टाइम और देता हूं, सॉल्व करके मुझे बताओ। हाँ, किसी ने मैसेज किया है 10 20 30 40 निर्मित सोलंकी। 10 20 30 40, वेरी गुड। निर्मित सोलंकी है ना बेटा नाम आपका? थोड़ा बहुत यार, अगर मैं, क्योंकि मैं जल्दी से नाम पढ़ रहा हूँ ना आपका, तो थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो तो उसके लिए इग्नोर करना। फिलहाल देखो बेटा, अब इसी सर्किट को देखो मैं आगे लेकर चलता हूँ सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन देखो बेटा, क्या है पहला रेजिस्टेंस? 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। 1 2 3 4। अब मैंने ओम ओम नहीं लिखा यार, यह कितने सप्लाई है? 100। तो पहले हम इसे केवीएल से करते हैं यार। केवीएल से करने के लिए बेटा देखो, यहां से करंट निकालूंगा एक कैपिटल आई, क्योंकि वोल्टेज है, वोल्टेज कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो कराएगा ना। इलेक्ट्रिक प्रेशर है बेटा, कुछ करंट को पुश करेगा ये, और ये रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश करेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा। प्लस माइनस यहाँ बेटा V1, प्लस माइनस यहाँ बेटा V2, और प्लस माइनस यहाँ बेटा V3, और प्लस माइनस यहाँ पे बेटा V4। ओके, तो पहले मैं केवीएल से बताता हूँ बेटा। तो मैं यहां से चल रहा हूँ बेटा, यहां से, और इस तरह से चल रहा हूँ। तो जहां से चलते हैं वहां का साइन अप्लाई केवीएल। तो जहां से चलते माइनस से प्लस, माइनस 100। आगे देखो बेटा, प्लस से माइनस, प्लस का साइन, कितना करंट है आई, रेजिस्टेंस है 1 तो आई लिखूंगा प्लस, या आई इंटू 1 कर देता हूँ, बाद में कोई बच्चा अगर रिपीट करेगा ना, आई इंटू 1। आगे बेटा प्लस से माइनस प्लस, आई इंटू 2। आगे प्लस से माइनस, आई इंटू 3। आगे प्लस से माइनस, आई इंटू 4 इक्वल टू 0। अब कितना हो जाएगा बेटा? 1i 2i 3i 4i, 4 3 7 और 3 10, 10i इक्वल टू 100। तो i कितना आ जाएगा बेटा? 100 अपॉन 10। और ये बेटा क्या है? ये v अपॉन आर टोटल ही तो है। देखो बेटा, v एक सिंगल लूप में v अपॉन आर टोटल लगा दिया करो। कितना आ जाएगा बेटा? 100 अपॉन 10, ये आ जाएगा बेटा आपका 10 एम्पियर। अगर ये 10 एम्पियर आ गया है बेटा, तो v1 कितना आ जाएगा बोलो यार? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं अब मैं, अभी आपको फील होगा। ये V1 इक्वल टू क्या होगा बताओ? I इंटू R1 ना। और बेटा I कितना था बताओ? क्या I को, सुनो बेटा, क्या I को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? V अपॉन R1 R टोटल, और इंटू बेटा R1। थोड़ी देर के लिए मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं यार, क्योंकि I क्या था? V अपॉन R टोटल ही तो था बेटा। तो V अपॉन R टोटल, और किसके अक्रॉस निकाल लो वोल्टेज? R1 के अक्रॉस। अब मैं वैल्यू रख देता हूं, हालांकि हमें पता आई हमारे पास 10 आ गया है, 10 इंटू 1 करूंगा तो 10 वोल्ट आ जाएगा, लेकिन मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, या मैं इसे ना इस तरह से लिखता हूं जो आप लोग ना अच्छे से समझ पाओगे। देखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका पहले आंसर लिख देते हैं हम लोग ना। आई कितना है हमारे पास? 10, और R1 1 है। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था? आई का मतलब V अपॉन आर टोटल, ओके बेटा, और इंटू में R1। ये क्या आता बेटा? देखो V कितना है? 100, और R टोटल कितना? 10, और इंटू R1 कितना? 1। तो ये कितना आया था बेटा? 10 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, 10 वोल्ट आ गया यार। देखो, आप बोलोगे सर ये तो बात हमें पहले से पता है, अच्छी बात है। चलो आगे देखो, V2 इक्वल टू क्या होगा बेटा? I इंटू R2। आई कितना? 10, और R2 कितना? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट।
और बेटा इसे अगर ऐसा करते वी अपॉन आर टोटल इंटू आर टू भी कर सकते थे। सिमिलरली बेटा V3 कितना आ जाएगा I इंटू आर थ्री, तो 10 इंटू थ्री दैट इज 30। और सिमिलरली बेटा V4 इक्वल टू I इंटू आर फोर, ये कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? 10 इंटू फोर दैट इज 40 वोल्ट। इसी को बेटा पोटेंशियल डिवीजन कहते हैं। देखो कैसे, ठीक है, नोट। अब समझो जा, अभी केवीएल ही चल रहा है बेटा, वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल। देखो बेटा वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है ना, देखो जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है बेटा, अभी हमने फाइंड किया ना, उसी मेथड से लेकर चलूंगा। पहला एग्जांपल करा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। अभी देखो ये है 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये है 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी। और बेटा यहाँ जो वोल्टेज आएगा V1 और यहाँ जो वोल्टेज आएगा V2। अब देखो इन V1 V2 को डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, देखो इधर देखो, V1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना 100, ठीक है बेटा, सॉरी 10, और किसके अक्रॉस निकाल लो, 2 के अक्रॉस, तो 2 ऊपर और टोटल कितना 2 प्लस 3, दैट इज द वोल्टेज डिवीजन रूल। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 4 वोल्ट। आगे देखो बेटा V2 इक्वल टू क्या आएगा, टोटल कितना है 10 और ये किस किस में डिवाइड हो रहा है 2 और 3 में, तो हम 3 के अक्रॉस निकाल रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे टोटल रेजिस्टेंस को ऐड करो 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा बेटा 6 वोल्ट। यार एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, देखो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, इधर देखो यार, ये एक तरह से ये करंट है, ये वाली देखो, ये देखो हो गया आपका V अपॉन और ये R टोटल, तो V अपॉन R टोटल इंटू रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम लोग, बट इसे वोल्टेज डिवीजन रूल बोल देते हैं यार। बोलो बेटा समझ में आया वोल्टेज डिवीजन रूल? आप बोलोगे सर एक एग्जांपल और कराओ, ठीक है बेटा लो, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, 1 2, मैं ओम नहीं लिख रहा हूं, वो आप समझ गए हो यार। ये है बेटा एक 100 वोल्ट की बैटरी, और मान लो यहाँ प्लस का V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है और यहाँ पे V4 है। तो बेटा V1 निकालोगे तो कैसे करोगे बताओ, टोटल वोल्टेज है 100, किसके अक्रॉस निकाल रहे हो 1 के अक्रॉस, अब टोटल नीचे ऐड कर दो यार, 1 + 2 + 3 + 4, नीचे 10 आएगा तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा V2 बताओ, टोटल वोल्टेज है 100, 2 ओम के अक्रॉस निकाल रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे सबको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करके बेटा 20 वोल्ट। सिमिलरली बेटा V3 कितना हो जाएगा, 100 3 के अक्रॉस तो 3 से मल्टीप्लाई, 1 + 2 + 3 + 4, ये कितना आ जाएगा 30 वोल्ट। यार बताओ ये वोल्टेज डिवीजन रूल समझ में आया? एक्चुअल में है कुछ नहीं, पहले हम करंट निकाल रहे हैं और बेटा जिस रेजिस्टेंस में ड्रॉप पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 अपॉन नीचे बेटा कितना आएगा 10 ना, तो ये आ जाएगा आपका 40 वोल्ट, डायरेक्ट लिख दिया मैंने इसे। यार बताओ यार एक्चुअल में बेटा ये जो चीज है ना, ये जो चीज है इतनी है, ये वाली ये V अपॉन R टोटली, तो जब KVL लगाओगे इसमें तो I = V अपॉन 10 बचेगा, मतलब V मतलब 100 अपॉन 10, तो ये 100 अपॉन 10 वो करंट ही तो है, और इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दी, IR1 कर दिया हमने। ऐसे यहाँ पे देखो ये भी करंट ही है। यार बताओ यार ये वोल्टेज डिवीजन रूल आप लोगों को क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, अभी तो मैं इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल कराऊंगा। यार ज्योतिष बेटा बताओ जरा, इतना क्लियर है आप लोगों को? निर्मित सोलंकी, ठीक है। तो यार देखो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और आज के लेक्चर में अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ यार। देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है यार, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाकर चलेंगे, और आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप इतना कॉन्फिडेंस फील करोगे कि आप आसानी से यार खुद ट्रैक कर पाओगे क्वेश्चंस को कि किस तरीके से हमें करना है, क्या अप्रोच लेकर चलना है। तो बेटा कंक्लूजन यही है कि आप बने रहो मेरे साथ, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर चलूंगा मैं। अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये चीजें इतना, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ज्यादा बेसिक चल रहा है, लेकिन यार पढ़ाऊंगा मैं बिल्कुल बेसिक से यार एडवांस तक। देखना आगे मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा। अभी केबल केसीएल का सीधा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है,
आगे चल के मैं जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा वहां से सारा क्लैरिटी देता जाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप पाओगे जैसे जैसे एग्जाम बड़ा होता है वैसे वैसे सर्किट बड़े होते जाते हैं, डिफिकल्टी बढ़ती जाती है, इन कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो? कैसी लगी क्लास आज की? ओके सोलंकी, ठीक है। लैंग्वेज का कोई इशू? सब क्लियर है ना यार? ऐसा कोई बच्चा जो समझ नहीं पा रहा हो जो मैं बोल रहा हूँ कि सर मुझे तो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है, ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है ना? बताओ यार, कभी कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि सर गुजराती में पढ़ाएंगे? नितिन बोलो बेटा। चलो फिर ठीक है, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। कल अपना थोड़ा हम प्रॉपर 7:30 बजे तक क्लास लेंगे यार। आज पहली क्लास थी, आप लोग भी थोड़ा लेट ज्वाइन किए तो इसे रिकॉर्डेड देख लेना जो बचा हुआ आपका। कल से यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। और बेटा ये पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा, जितना भी आपने पढ़ाया ना आज के लेक्चर में, सारा जैसे मेरे लिखा हुआ है उसी तरीके से पूरा शेयर्ड हो जाएगी इसकी मतलब पीडीएफ आपको ना। चलो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, थैंक यू।